नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। जिंदगी से भाग जाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, लेकिन जीतने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। तो आप भी जीते। एग्जाम डेट आपकी आ गई, आर्मी की आ गई ना एग्जाम डेट। ये आज अपनी अंतिम क्लास है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इफेक्ट जो बचे हुए हैं वो लेंगे आज। यौगिक में कुछ लवण बाकी थे, वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक है चूर्ण। विरंजक चूर्ण बाकी कंप्लीट है और देखते रहेंगे। विरंजक चूर्ण क्या होता है बताओ भैया। विरंजक चूर्ण किसको कहा जाता है, क्या है विरंजक चूर्ण, कैसे बनता है ये? शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवानी है ना। शुष्क बुझे हुए चूने की किसके साथ में? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवानी। शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। ये लो जी, शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ यदि आप अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता। विरंजक चूर्ण, ये अग्निवीर के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सामान्य सूत्र पूछा गया है। विरंजक चूर्ण का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या होता है इसका? CaOCl2। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है ना, विरंजक चूर्ण। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है जी? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पूछा जाए क्या होगा? रासायनिक नाम, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? चलो नीचे लिख देंगे। पहले ये बताओ कैसे बनेगा ये शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। शुष्क बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? एक तो होता है बुझा हुआ चूना, एक तो क्या है? बुझा हुआ चूना, और एक है बिना बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ कौन सा होगा? जिसमें पानी होगा। अब इसमें यदि पानी डाल देते हो आप, ये H2O, तो ये बुझा हुआ चूना है। एक बिना बुझा हुआ चूना होता है। बिना बुझा चूना कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो ये बिना बुझा हुआ, यहां लिखा गया है बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो ये होगा बुझा हुआ चूना। ले लो इसको, CaOH2। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? क्लोरीन के साथ। क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण। क्या बनने वाला है? विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण और प्लस में क्या होगा? जल। अब यहां से सवाल पूछे जाते हैं ना कि रिएक्शन, अभिक्रिया तो आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन प्रश्न ये बनता है कि यदि विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ दे तो कौन सी गैस निकलती है? बताओ। विरंजक चूर्ण को यदि वायु में खुला छोड़ा जाता है, इसको वायु में खुला छोड़ दे तो कौन सी गैस निकलेगी? क्या आंसर करोगे? विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें तो एक ही गैस दिख रही है, वो है क्लोरीन। कौन सी है? क्लोरीन गैस दिख रही है। इसको यदि वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्लोरीन गैस निकलती है। ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो ये विरंजक चूर्ण है, ये जल है, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, ये क्लोरीन है। रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम आपसे पूछे जाते हैं। रासायनिक नाम विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होगा? विरंजक चूर्ण का इसका बताओ क्या है? कैल्शियम होगा। ये कैल्शियम है तो कैल्शियम लिख देंगे इसको, कैल्शियम हो गया। फिर आपको दिख रहा है O, तो ये ऑक्सी है, और Cl2 लिखा गया है, तो ये तो आइड में आता है ना, क्लोराइड। तो ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया। ये इसका रासायनिक नाम है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होगा, ये रहा। और इसको वायु में खुला छोड़ देने पर सीधी सी बात है क्लोरीन गैस निकलती है। इसको भी आप नोट कर लें।
विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर, विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ देने पर कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन। वायु में खुला छोड़ देने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। वैसे यदि किसी को ये फॉर्मूला भी ध्यान में है ना तो भी वो कर लेगा, क्योंकि ये Cl2 क्लोरीन गैस ही दिख रही है यहाँ, तो और कोई गैस है नहीं। इसको वायु में खुला छोड़ेंगे तो क्लोरीन गैस निकलती है। उपयोग क्या होता है इसका? विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? अच्छा, इसमें पढ़ने क्या क्या, याद क्या क्या करना है आपको? एक तो विरंजक चूर्ण का ये सूत्र आपको आना चाहिए, इसके अलावा इसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसके उपयोग ध्यान में रखने हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? यदि विरंजक चूर्ण प्राप्त करना है तो कौन सा होगा? शुष्क बुझा हुआ चूना, ये भी ध्यान में रखना। शुष्क बुझे हुए चूने के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है जी। उपयोग बताओ क्या होता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? ये जो क्लोरीन गैस है ना, ये जल के शुद्धिकरण में सहायक है। क्लोरीन गैस कहां उपयोगी है? जल के शुद्धिकरण में। तो क्या लिखेंगे? ये आपको पता करना है कि ये जल को जीवाणुओं से मुक्त करता है, जल को जीवाणु से मुक्त करने में सहायक है। और बताओ और क्या उपयोग है विरंजक चूर्ण का? और उपयोग कहां होता है? जल को जीवाणु से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। और बताइएगा कहां होता है इसका उपयोग? नहीं पता? ये तो इंपॉर्टेंट है। ये जल को जीवाणु से मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाएगा? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें जो क्लोरीन गैस है ना, ये जल के शुद्धिकरण में सहायक होती है। दिख रहा है ना ये क्लोरीन गैस, ये वाली, ये जल को शुद्धिकरण में सहायक है। जैसे आपका होता है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में इसी गैस को डाला जाता है ताकि पानी को शुद्ध किया जा सके। तो ये ध्यान में रखना, जल को जीवाणु से मुक्त करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। पीओपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीओपी, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ेंगे इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है जी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपको प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ये कैसे बनता है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है ये बताना जरा। तंसु कैसे बनता है रे प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं? जिप्सम को गर्म किया जाता है। किसको गर्म किया जाता है? जिप्सम को। यह भी ध्यान में रखना, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर, कितना? 373 डिग्री पर गर्म किया जाता है। 373, कई कई जगह आपको 393 भी दिखेगा। गर्म करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस जिप्सम को गर्म किया जाता है, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए। विरंजक चूर्ण का पता है, जिप्सम का क्या होता है? क्या क्या नाम है इसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या पढ़ा जाता है इसको, और किस नाम से पुकारा जाता है? बताओ किस नाम से पुकारा जाता है इसको? CaSO4। क्या लिखोगे? CaSO4, ठीक है। ये कैल्शियम सल्फेट है और इसका अर्ध हाइड्रेट हो गया जल, ये आधा जल है, और ये हो गया हेमी हाइड्रेट, हाफ H2O। अब इनको यदि आपस में मिलाएं तो क्या प्राप्त होगा भैया? जिप्सम प्राप्त होगा। CaSO4 2H2O। ये लो, इतनी सी बातें ध्यान में रखनी है, ना कि पूरा रिएक्शन आपको याद करना है।
आपको ये पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए किसको गर्म किया जाता है जी? जिप्सम को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को गर्म करना है। और कितने डिग्री पे? 373 या फिर 393। ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। जिप्सम को गर्म करते हैं, तो ये जिप्सम है। ये किसका फॉर्मूला है? ये जिप्सम का है। जिप्सम है ये। कई बार गलत कर देते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख देते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है? ये वाला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है? ये वाला है। तो ध्यान में रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यदि आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो CaSO4 हाफ H2O ये रहेगा। CaSO4 हाफ H2O, आधा। इसीलिए इसको बोला जाता है अर्ध हाइड्रेट। अर्ध का मतलब हो गया आधा, आधा जल है, अर्ध हाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान में रखना, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये वाला क्या है? ये वाला जिप्सम है। दो दिख रहे हैं ना जल के अणु, जिप्सम है। आधा जल का अणु नजर आ रहा है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें गलतियां ज्यादा होती है। सवाल आपसे पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो कई तो ये कर देता है। ये वाला नहीं है, ये जिप्सम का है। ये किसका रहेगा? जिप्सम का। और ये है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ध्यान में रखना। रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बताओ, रासायनिक नाम क्या रहेगा इसका? यदि आपसे पूछा जाए रासायनिक नाम क्या है, तो क्या करोगे? ये रहेगा कैल्शियम। Ca दिख रहा है ना? Ca दिख रहा है, इसका मतलब कैल्शियम है जी, बिल्कुल है। ये रहा कैल्शियम। ये सल्फेट है। और आधा जल का अणु दिख रहा है, तो कैल्शियम सल्फेट का मैं क्या लिख सकता हूं? अर्ध हाइड्रेट। क्या लिख सकता हूं? अर्ध हाइड्रेट। ये लो, ये इसका रासायनिक नाम रहेगा, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। और इसको पढ़ते हैं हेमीहाइड्रेट। ये हेमीहाइड्रेट है। ये अर्ध हाइड्रेट, ये हेमीहाइड्रेट, वो जिप्सम है। तो शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया करवाओगे तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, और जिप्सम को गर्म करोगे तो क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं आपको, और उपयोग जरूर ध्यान में रखने हैं। बस एक तो रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और उपयोग, ये तीन बातें इनमें आनी चाहिए आपको। एक तो क्या करना? रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए, एक आपको रासायनिक नाम याद होने चाहिए, और लास्ट वाला जो रहेगा वो उपयोग याद होने चाहिए। इसका उपयोग कहां करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे महत्वपूर्ण तो आप सब जानते ही हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में ये उपयोगी है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में उपयोगी, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में उपयोगी। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में उपयोगी कौन है? तो आपका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में कौन सा आएगा? तो वहां ये भी आ सकता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, यही होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। तो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके अलावा इसका उपयोग कहां करते हैं? सजावट के सामान बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। सजावट के जो सामान होते हैं, सजावट सामग्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सजावट के सामान बनाने में ये उपयोगी है। सजावट के सामान जान गए? सजावट घरों में जो होते हैं, मूर्तियां, जैसे मूर्तियां हैं, हाँ ये वाले सारे ये POP होते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं। मूर्तियां होती है ना, मूर्तियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां होती है। वो सजावट के सामान का मतलब हो गया खिलौने, जैसे खिलौने, खिलौने जान गए। इसके अलावा मूर्तियां, ठीक है, मूर्तियां, ये सब बनाने में ये उपयोगी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में ये सहायक है। और क्या यूज है इसका? और कहां उपयोग करते हैं इसका? बताओ। ये तो होता ही है, ये तो आप सबको पता ही है। और कहां करेंगे इसका उपयोग? बहुत है क्या?
सजावट के समान ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, है ना। ये पूछा भी गया कई बार, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में कौन सा सहायक है? तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट सहायक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, ये कुछ यौगिक लवण हैं जो बचे हुए थे आपका, वो कहां गया इधर वाला? ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा आप धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा। इनके रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र आपको याद होने चाहिए। धावन सोडा, धावन का मतलब होता है धोने वाला सोडा। धावन का मतलब क्या होगा? धोने वाला सोडा। ये लीजिए, ये धावन सोडा, इसका मतलब हो गया धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, इसको कहते हैं धावन सोडा। धावन नाम से पता चल रहा है धोने वाला सोडा होगा। अब जब धोने वाला सोडा है तो सीधी सी बात हो गई कि इसमें जल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? धोने वाला सोडा है तो सीधी सी बात है इसमें जल आएगा। लेकिन जल के कितने अणु होते हैं धावन सोडे में? बड़ा ही होगा कुछ, 1 2 3 4, कितने होंगे बताओ? हैं? धावन सोडे का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और 10H2, यही होगा। Na2CO3 10H2O। यदि मैं इसको प्लस कर देता हूं, क्या भैया? इसको प्लस कर देता हूं, जल को यदि इसमें प्लस कर देता हूं 10H2O, तो क्या बन जाएगा? ये सीधा सा धावन सोडा बन जाएगा। ये लो, Na2CO3 10H2O, ये धावन सोडा बन गया। यदि सोडियम कार्बोनेट में जल मिला देते हैं तो धावन सोडा बन जाएगा। सीधी सी बात है, ये रहेगा धावन सोडा। ये वाला, ये धोने का सोडा कहलाएगा ये। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद होना चाहिए, इसके अलावा धावन सोडा और बेकिंग सोडा जैसे ये ना रासायनिक फॉर्मूले, ये आपको आने चाहिए। एग्जाम में यहां से सवाल बन ही जाता है। अब बताओ इसका रासायनिक नाम क्या होता है? धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? बताओ भैया, रासायनिक नाम क्या है इसका? क्या लिखूंगा इसका रासायनिक नाम? क्या है? सोडियम है कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट नहीं है, ये तो सोडियम कार्बोनेट ही है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ये रहेगा। गलत मत कर देना, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता। सोडियम बाइकार्बोनेट कब होता है? जब इसके बीच में आपको H नजर आता है, हाइड्रोजन नजर आता है, तब होता है ये तो बाइकार्बोनेट। ये तो सीधा ही दिख रहा है, सोडियम कार्बोनेट है। अरे भैया, यदि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है ना तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, NaHCO3। ये है बाई, जो आगे आएगा अभी बेकिंग सोडा में आएगा। ये किस में आएगा? बेकिंग सोडा में। ये धावन सोडा है। उपयोग बताओ, उपयोग भी इंपॉर्टेंट है, इसके उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग कहां किया जाता है बताओ भैया? कहां करते हैं धावन सोडा का उपयोग? हाँ तंसु, कहां करेंगे इसका उपयोग? धोने में, कपड़ों की धुलाई में इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ों की धुलाई में, कपड़े धोने में, कपड़े धोने में लिख लो सीधा ही। कपड़े धोने में, कहां? कपड़े धोने में। लेकिन एक अति इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग। आपसे सवाल पूछा जाता है कि जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग करेंगे, तो आपका आंसर होगा विरंजक चूर्ण का। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन आपसे सवाल यदि पूछा जाए जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये लिख लेना, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में कौन सा यौगिक सहायक है? तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में धावन सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट। ये कुछ एक प्रश्न है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं।
जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में कौन सा रसायन सहायक है? तो आपका आंसर होगा धावन सोडा। लेकिन जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में कौन सहायक है? तब आपका आंसर होगा विरंजक चूर्ण। और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में कौन सहायक है? तब आपका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक और बच गया, एक बच गया आपके बेकिंग सोडा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, वो तो था धावन सोडा, धोने का सोडा, अब ये है बेकिंग सोडा। इसका उपयोग कहां करते हैं? इसको ध्यान में रखिएगा, खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। इसको किस नाम से जानते हैं भैया? खाने का सोडा, खाने का सोडा कहते हैं। धोने का सोडा अलग है, खाने का सोडा अलग है। ये खाने का सोडा है। फिर बताओ इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या रहता है? क्या होगा इसका रासायनिक सूत्र? NaHCO3। जी बिल्कुल सही है, NaHCO3, ये रहा CO3, NaHCO3। अब यहां से एक सवाल बनता है कि यदि बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस बाहर निकलती है? बताओ, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? जो पाव रोटी को फुलाने में सहायक है, कचौरी पकौड़ी को फुलाने में सहायक है, वो कौन सी गैस है? आपने देखा होगा कचौरी ऊपर से फूली हुई रहती है, पाव रोटी है वो फूली हुई रहती है, उसका कारण क्या है? आपने खाई है ना कचौड़ी पकौड़ी, हाँ, तो वो फूली हुई रहती है, वो किसके कारण है? कौन सी गैस होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि आप बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ध्यान में रखिएगा। ये है आपके नाचो 3, NaHCO3, इसको नाचो 3 याद करते हैं ना, ध्यान में रखिएगा। इसका रासायनिक जो नाम रहेगा वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक तो ये नाम, कई बार एग्जाम में आपको ये नाम नहीं देखे, यहां बाई भी दे देते हैं तो कोई दिक्कत वाली है नहीं, तो यहां ये भी लिखा जा सकता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, सोडियम बाई कार्बोनेट भी है। अब एग्जाम में जो भी आए ध्यान में रखना, यदि आपको बीच में H नजर आ रहा है तो बाई भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको बाई भी कहा जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर बातें? एक तो रासायनिक नाम, इसके फॉर्मूले, ये आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है भैया। एक तो रासायनिक नाम याद होना चाहिए और दूसरा इसका रासायनिक सूत्र, और तीसरा प्रश्न बनता है वो होता है इसका उपयोग कहां किया जाता है। बताओ इसका उपयोग कहां होगा? अब बेकिंग सोडा है तो रसोई घर में इसका उपयोग करेंगे, रसोई घर में ही किया जाएगा इसका उपयोग। खाने का सोडा है तो पहली बात तो ये हो रही है कि रसोई घर में इसका यूज करेंगे, रसोई घर में, रसोई घर में, रसोई घर में उपयोगी है ये। कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? आंसर करना भैया, कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? कोशिका का रसोई घर, अरे रसोई घर किसको बोलते हैं? सेल का, राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं ना, प्रोटीन संश्लेषण का काम। यहां पूछा गया कोशिका का रसोई घर, हरित लवक को कहेंगे। तंसु का आंसर आया अभी। हरित लवक में कौन सी धातु होती है? हरित लवक। आज आया ये सवाल? नहीं आया। तो रसोई घर में इसका उपयोग किया जाता है, और रसोई घर में ध्यान में रखिएगा कचौड़ी पकौड़ी बनाने में, क्या लिखा? कचौड़ी पकौड़ी बनाने में।
कचौड़ी और पकौड़ी, कचौड़ी पकौड़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कचौड़ी पकौड़ी बनाने में बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पाव रोटी को फुलाने में यह सहायक है। पाव रोटी को फुलाने में, पाव रोटी को फुलाने में यह सहायक है जी। यदि आप बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर, यहां से अति इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। अब यहां से न जाने कितनी बार प्रश्न पूछा है एग्जाम में, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए। मैं फिर लिख देता हूं जिनको नहीं पता। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है, जिसका उपयोग बहुत बार पूछा गया है। एक तो ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसको बोला जाता है शुष्क बर्फ। मैंने कई बार लिखवाया आपको, शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं इसको। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ गया, कई बार एग्जाम में आया है। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस का फॉर्मूला CO2 किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। इसके अलावा शीतल पेय पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय पदार्थों में सोडा वाटर जैसे शीतल पेय पदार्थ, ये यहीं से आया है सवाल, और कहां से आया है? शीतल पेय पदार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय पदार्थ की बात करें तो कोल्ड, ये हो गया आपके क्या? सोडा वाटर। सोडा वाटर में, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा बात करें, ये प्रमुख हरितगृह गैस होती है। प्रमुख हरितगृह गैस जो वायुमंडल में प्रमुख हरितगृह गैस है, हरितगृह गैस। और हरितगृह गैस में इसका परसेंटेज वैल्यू है जो वो 60% होता है। कितना? 60%। तो ये सबसे प्रमुख हरितगृह गैस है। इसके अलावा भी हरितगृह गैसें बहुत है, लेकिन ये प्रमुख हरितगृह गैस है। अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने में सहायक है ये कितनी बार लिखवाया आपको? अग्निशामक यंत्र में सहायक। वापिस आ सकता है यहां से सवाल। अग्निशामक यंत्र में ये गैस सहायक है, बेकिंग सोडे से ये निकलती है यदि उसको गर्म किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेकिंग सोडे का उपयोग भी अग्निशामक यंत्र में कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसी एंटासिड औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, और पिछली आर्मी अग्निवीर का एक और प्रश्न है, वो है साधारण नमक। साधारण नमक। और पिछले एग्जाम में ये सवाल आया भी था, साधारण नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? शायद सबको याद भी होगा या नहीं है? इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या रहेगा? NaCl रहेगा, NaCl। और ये सवाल एग्जाम में आया था पिछले आर्मी एग्जाम में। इसका रासायनिक नाम बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है इसका? बताओ क्या है रासायनिक नाम? क्या है इसका रासायनिक नाम? कौन बताना चाहेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है इसका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। साधारण नमक का प्रमुख स्रोत क्या है? ये कहां से प्राप्त होता है? और यदि इसकी कमी हो जाए तो कौन सा शरीर में रोग हो सकता है? सोडियम क्लोराइड। इसका सीधा संबंध कहां से? नमक से। कहां से भैया? नमक से। और नमक में क्या होता है? आयोडीन। और यदि आयोडीन कम हो जाए, नमक में क्या होता है? आयोडीन। और आयोडीन की कमी हो जाए
तो आयोडीन की कमी हो जाए शरीर में तो आप सबको पता है गलगंड रोग होता है। कौन सा होता है जी? गलगंड रोग, गलगंड रोग। और इसी को बोला जाता है घेंघा रोग, घेंघा, गले में सूजन, और इसी को बोलते हैं गोइटर रोग। क्या बोलते हैं? गोइटर। कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपके रोग का जरूर आएगा, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो, चाहे फंगल हो, चाहे आपके प्रोटोजोआ हो, चाहे वायरस का हो, या फिर अन्य रोग हो जैसे आपके आनुवंशिक रोग है, इसके अलावा असंक्रामक बीमारियां हैं, या फिर कुछ खनिज लवण की कमी से होने वाली बीमारियां हैं, या फिर विटामिन का अभाव जो होता है वहां से। एक सवाल यहां से फिक्स आपके एग्जाम में बनेगा, कर लेना। तो ये 5 प्रकार के कुछ रासायनिक यौगिक आपके थे लवण के रूप में जो आपके सामने हैं, ये आपको याद करने हैं, ध्यान में रखना है। और एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको भी अभी देख लेंगे। कुछ परमाणु मॉडल्स आपको ध्यान में रखने हैं, उसकी सामान्य जानकारियां आपको आनी चाहिए। परमाणु मॉडल, इसके बाद में आपकी रिवीजन, फटाफट रिवीजन होगी। प्रैक्टिस करना है आपको, ज्यादा समय नहीं, 20 दिन का समय हो रहा है ना, 20 दिन इतना ही है। हाँ तो आज 5 डेट हो गई क्या? 5 हो गई। हाँ तो 25 दिन और है, 30 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है आर्मी अग्निवीर की। ठीक है जी। परमाणु मॉडल कुछ है, उनके आपको नाम ध्यान में रखने, और कौन सा मॉडल किसने दिया ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। सबसे पहले बात करें परमाणु मॉडल में। अच्छा, परमाणु मॉडल या परमाणु सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? परमाणु सिद्धांत का जनक किसको कहते हैं? परमाणु सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? बहुत सारे वैज्ञानिक है, लेकिन परमाणु सिद्धांत का मेन जो वैज्ञानिक था वो था जॉन डाल्टन। कौन था भैया? जॉन डाल्टन। याद रखना है ये, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, और इसने एक बात बोली कि परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण। जॉन डाल्टन का कथन क्या था? इसका कथन था परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, जिसको हम छोटे छोटे कणों में बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु अविभाज्य कण है, ये बात किसने बोली? ये बोली थी जॉन डाल्टन ने, जिसको परमाणु सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। जॉन डाल्टन कौन है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक बोलेंगे, और इसने ये कथन दिया कि परमाणु अविभाज्य कण है, जिसको हम छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है। परमाणु थ्योरी किसकी देन है? जॉन डाल्टन की। नेक्स्ट, एक और सिद्धांत लिखना है आपको, वो ध्यान में रखना है, वो था थॉमसन। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन, थॉमसन का परमाणु मॉडल। जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ना, वही ध्यान में रखने हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसने क्या बात बताई थी? थॉमसन ने क्या बताया था परमाणु मॉडल के बारे में? क्या बताया था थॉमसन ने? परमाणु एक गोला है, ये बात बोलिए। एक गोला है जिसकी इसकी तुलना है ना इसने तरबूज से की है। किससे की है? तरबूज। थॉमसन ने अपने मॉडल की तुलना किससे की? तरबूज। तो ये कुछ शब्द है जो ध्यान में रखना है यदि आपसे तरबूज का प्रश्न पूछा जाता है। तरबूज, थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में तरबूज का उपयोग किया है, तरबूज की तुलना की है तरबूज से। अब तरबूज में क्या होगा भाई? तरबूज में एक तो लाल भाग होगा। तरबूज में क्या होगा? एक तो लाल भाग होगा, और दूसरा क्या है? तरबूज में एक तो लाल भाग है और दूसरा क्या है? बीज है। लाल भाग नहीं होता, तरबूज का लाल भाग खाया जाता है ना, लाल भाग। और दूसरा है इसमें बीज। दूसरा क्या है? बीज है। अच्छा, थॉमसन ने इस लाल भाग को कहा धन आवेशित गोला। धन आवेशित गोला।
ये लाल भाग जो दिख रहा है ना, ये धनावेशित गोला है, और ये बीज जो है ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ये कहा था इसने, थॉमसन ने। ये बीज जो इसके अंदर है ना, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, ये तरबूज है, ये वाला तरबूज है, इसके अंदर ये लाल भाग हो गया, तो ये लाल भाग तो क्या कहलाएगा? ये लाल भाग तो कहलाएगा धनावेशित गोला। और इसके अंदर जो बीज होते हैं, ये बीज, ये वाले जो बीज है, ये बीज क्या कहलाएंगे? ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो 3 प्रश्न यहां से आपको ध्यान में रखना है। 3 प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना तरबूज से की है, और तरबूज के लाल भाग को धनावेशित गोला, और ये जो बीज होते हैं इसको बोला इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले ही होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, ये भी आपको पता है। धन आवेश, अरे एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में। ये परमाणु के मूल कण है। परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं भाई? प्रोटॉन, ये प्लस वाला होता है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है? उदासीन होता है। ये तो आपको आना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु में कौन सा उदासीन कण है, तो न्यूट्रॉन होगा। परमाणु के मूल कण कौन से हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु के नाभिक में कौन कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अरे ये आता है कि नहीं आता? इसके बाद में करवा देंगे, ये छोटी सी बात है। चलो, तो लाल भाग तो धनावेशित गोला है, इसके अंदर घूमने वाले बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ध्यान में रखना, थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल का नाम दिया था प्लम पुडिंग। क्या दिया था? ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग। और इसकी तुलना उन्होंने क्रिसमस के केक से की है। किससे की है? क्रिसमस केक से। तो ये कुछ एक शब्द है जो आपको माइंड में रखने हैं। प्लम पुडिंग मॉडल किसका है? तो थॉमसन का है। थॉमसन के परमाणु मॉडल का नाम क्या है? प्लम पुडिंग है। इसकी तुलना इसने किससे की है? क्रिसमस केक से की है। तरबूज, अच्छा इसकी और तुलना किससे की गई? तरबूज। तरबूज का लाल भाग क्या कहलाएगा? धन आवेशित गोला। और तरबूज के अंदर जो बीज है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, प्लम पुडिंग मॉडल किसकी देन है? तो प्लम पुडिंग मॉडल किसको कहा जाता है? थॉमसन के परमाणु मॉडल को कहा जाता है। कर लोगे? थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहलाता है? प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। याद रखना है ये, ठीक है? इतना शॉर्ट में करवा दिया। पूरा लिखोगे ना इसको डिटेल से, तो आपको कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वही ध्यान में रखिएगा। क्या हो गया? एक और लिखो, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें क्या लिखा गया है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बताओ इसमें क्या बातें बताई गई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में? आपसे सवाल पूछा जाता है, कौन सा वो वैज्ञानिक था जिसने अपने मॉडल के लिए सोने की पन्नी का प्रयोग किया था? कौन था भाई? रदरफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के लिए सोने की पन्नी का प्रयोग किया था? तो ध्यान में रखिएगा, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के लिए सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। ये याद करना। पहला, सोने की पन्नी। कौन सी पन्नी ली थी? सोने की पन्नी का प्रयोग। रदरफोर्ड वो वैज्ञानिक था जिसने अपने प्रयोग के लिए एक सोने की पन्नी का प्रयोग किया, और इस सोने की पन्नी पर कौन से कणों की? अल्फा कणों की बमबारी की। और सोने की जो पन्नी थी उसको लेपित किससे किया था? यह भी ध्यान रखना, यह भी कई बार पूछ लेते हैं। इसको लेपित किया था जिंक सल्फाइड से। लेपित किया था जिंक सल्फाइड से, यानी इसके बाहर जो लेप लगाया था वो किसका था? जिंक सल्फाइड का था। किसका? जिंक सल्फाइड। और यहीं से एक प्रश्न बना देता हूं आपके लिए। जिंक सल्फाइड के अलावा एक जिंक फोस्फाइड है। शाबाश, आंसर आ गया है। जिंक फोस्फाइड। शाबाश, आंसर दिया भाई। जिसने भी दिया
किसने दिया? ये जिंक सल्फाइड है ना, ये सोने की पहन इसके बाहर लेपित की जाती है, लेकिन एक जिंक फोस्फाइड है, ये ध्यान में रखना, ये चूहे मारने की दवा है। चूहे मारने की दवा है। अरे चूहे मारने की दवा कौन सी है? जिंक फोस्फाइड है। कौन सी है? जिंक फोस्फाइड, चूहे मारने की दवा। चूहे मारने की दवा जिंक फोस्फाइड है, Zn3P2। क्या है? Zn3P2, यह ध्यान में रखिएगा, ये जिंक फोस्फाइड है, चूहे मारने की दवा है। आपसे सवाल पूछ ले, चूहे मारने की दवा जिंक फोस्फाइड। जिंक सल्फाइड अलग है, ठीक है, एक जिंक सल्फेट है ZnSO4, रजत आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहां करते हैं? सिल्वर आयोडाइड, राकेश कहां करते हैं सिल्वर आयोडाइड का उपयोग? नहीं पता? वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, गोभी पर सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा सिल्वर आयोडाइड, तो कृत्रिम वर्षा कराने में होता है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग। कहां होता है? कृत्रिम बारिश में। सोने की पन्नी का प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड ने। अच्छा, इसके बाहर लेपन किसका लगाया? जिंक सल्फाइड का। कौन से कणों की बमबारी की? एल्फा कणों। ये लिख लो, एल्फा कणों की बमबारी। ये पूछा हुआ प्रश्न है, बमबारी, ये पूछा हुआ प्रश्न है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में किस प्रकार के कणों की बमबारी की थी? तो एल्फा कणों की। बौछार की एक ही बात है, एल्फा, बीटा, गामा, तो याद रखना है एल्फा कणों की बमबारी की थी। और लगभग कितने? लगभग 20,000 एल्फा कण इसमें लिए गए। लगभग कितना कण लिए गए? 20,000। ये भी ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं ना, 2000 ये 20,000 हो गए क्या? 20,000 एल्फा कणों की बमबारी की। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब इन्होंने इस पे बमबारी की, तो लगभग सारे कण, सारे जो है ये क्या है, ये सीधे निकल गए। जब बमबारी की ना, तो सारे के सारे जो एल्फा कण है वो सीधे निकल गए, लेकिन एक एल्फा कण ऐसा था जो इस पन्नी से टकराने के बाद पुनः 180 डिग्री के कोण से लोपित हो गया था। समझे? वापिस आना। अरे भाई 20,000 कण इसमें लिए गए, लेकिन सारे के सारे 20,000 कण, सारे एल्फा कण, ध्यान में रखना सभी एल्फा कण है वो सीधे निकल गए। लिख लो, सभी एल्फा कण सीधे निकल गए। क्या? सीधे निकल गए। लेकिन एक एल्फा कण था वो 180 डिग्री, एक एल्फा कण 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसमें किसका प्रयोग किया गया? तो पहली बात तो सोने की पन्नी का प्रयोग किया गया था। सोने की पन्नी के बाहर लेपन किसका किया गया? तो जिंक सल्फाइड का किया गया। इसमें किस प्रकार के कणों की बमबारी की गई? तो एल्फा कणों की बमबारी की गई। लगभग कितने प्रकार के एल्फा कण लिए गए? तो 20,000 एल्फा कण इसमें लिए गए। अच्छा, सारे के सारे एल्फा कण सीधे निकल गए, लेकिन एक एल्फा कण है वो 180 डिग्री के एंगल से विक्षेपित तो हुआ। तो ये याद रखना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। कुछ प्रश्न यहां से बनते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। प्लम पुडिंग मॉडल किसको कहते हैं? थॉमसन वाले को। ठीक है, एल्फा कण वाला कौन सा है? रदरफोर्ड का है। कर लोगे? एक लिखो नील्स बोर का मॉडल। किसका लिखना है? नील्स बोर का। क्या कह रहा है गौरव? नील्स बोर। उसके बाद में मुझे बता देना क्या है, क्या करना है ना। नील्स बोर, इसने भी परमाणु मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, इसके अलावा आपके जॉन डाल्टन ने दिया। ये परमाणु मॉडल देने वाले कुछ वैज्ञानिक थे, उनमें से एक और था नील्स बोर। इसने क्या कहा था?
नील्स बोर का एक कथन ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या है? H/2π। बस ये एग्जाम में पूछते हैं। ये किसका है? ये नील्स बोर का है। MVR H/2π का पूर्ण गुणज। किसी का कोणीय संवेग है ना, ये MVR H/2π का पूर्ण गुणज होता है। का क्या होता है? गुणज होता है। ये कथन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, यही आएगा। इसमें से यदि कोई प्रश्न बनता है तो ये होता है। इसके अलावा ये कोस वाला है, KLMN कोस होते हैं जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित होते हैं। तो नील्स बोर का ये कथन है, ये इसका जो कोणीय संवेग है, ये कोणीय वेग है ना, MVR H/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये ध्यान में रखना, इसका कोणीय संवेग, कोणीय वेग, ये इसका पूर्ण गुणज है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे, बचे हुए इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, हो गया सारा। अब एक दो प्रश्न लेंगे, फिर देखने क्या करना है। एक दो सवाल लेता हूं, आंसर करना ना, इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे। निम्न में से, बिना देखे आपको करना आंसर है ना, निम्न में से, कॉपी नहीं खोलनी है। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है? कौन सा कथन है सही सुमेलित है? अब आपकी प्रैक्टिस होगी। कौन सा कथन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है, बताना भैया। सिरका, यहां से एग्जाम में सवाल बनता है ना। चिंटी का डंक, देखता हूं कौन सही बताएगा। घास, एक तरफ एसिड है, एक पर प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। बिना देखे आंसर करने हैं। बताओ क्या राइट आंसर होगा इसका। वो हरियाणा कहां बैठा है? हरियाणा बताएगा इसका आंसर क्या है। हरियाणा बताओ। शाबाश जी, हाँ हरियाणा। इस प्रश्न का आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित, सही सुमेलित है? एक तरफ लिया गया प्राकृतिक स्रोत, दूसरी तरफ एसिड है। सी है क्या? सी कहां से दिख रहा है? सही सुमेलित का मतलब इसमें 3 कथन गलत है, 1 सही है, वो बताना है। अनिल बताओ, अनिल डारा। अरे सिरके में कौन सा एसिड होता है? ये टार्टरिक नहीं होता। सिरके में कौन सा होता है? सिरके में कौन सा होता है रे? एसिटिक होता है जी, बिल्कुल। और इसका उपयोग कहां करते हैं? आचार के परिरक्षण में। तो ये होना चाहिए था यहां। यहां लिखा क्या गया है? यहां तो लिखा गया है टार्टरिक, जो कि बिल्कुल गलत है। चिंटी का जो डंक होता है, इसमें कौन सा होता है? अब इसमें एसिडिक नहीं होगा। एसिडिक तो ये हो गया सिरके में, तो ये वाला भी गलत हो गया। चिंटी के डंक में होता है फार्मिक, जो आर्मी की एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है। आर्मी की एग्जाम में ये सवाल पूछा ही जाता है, फार्मिक एसिड, चिंटी के डंक वाला। ये हर बार पूछते हैं लगभग। मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल एक ही बात है। या तो आप इसको फार्मिक अम्ल बोलिएगा या इसको बोलना मैथेनोइक, या इसको बोलना मैथेनोइक, या तो फार्मिक या फिर मैथेनोइक। ठीक है। इसके अलावा घास, घास के पत्ते में कौन सा होता है? मैलिक। मैलिक नहीं होता। मैलिक किस में होता है? ये सेव में होता है। मैलिक किसमें होता है? ये वाला गलत हो गया। मैलिक होता है सेव में। तो घास के पत्ते में होता है बेंजोइक एसिड। कौन सा होता है? बेंजोइक होता है। इसमें बेंजोइक अम्ल होना चाहिए था, ये तो दिया नहीं, ये तो ये फिर गलत हो गया। अब बचा हुआ एक ये नींबू, तो यही आंसर होगा इसका। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है।
और इसमें से एक सवाल आने की संभावना आपके बनी रहती है। एसिड वाला टॉपिक जो होता है ना, वहां से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कई बार आए हैं और आएगा आगे भी। एक और सवाल पूछते हैं, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। एक सवाल और पूछते हैं, करना भाई, आंसर करना, ठीक है। निम्न में से ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है? आंसर करके बताना इसका आंसर क्या रहेगा। कर दो, इसका आंसर क्या रहने वाला है। निम्न में से ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा है? भाई तनसुख बताएगा इसका आंसर। हाँ तनसुख बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ तनसुख, मुझे ये बताइएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? अरे ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण इसी को कहा जाता है, आज ही पढ़ा है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर है। विरंजक चूर्ण का आधुनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। आजकल इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ये पूछा गया है इसमें से कौन सा है। क्या ये है? क्या ये तो सीधा सा दिख रहा है, नहीं है तो कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है, याद रखना, CuSO4 और 5H2O, ये तो नीला थोता है। क्या है? नीला थोता। लिख लो भैया, नीला थोता। ये नीला थोता है। नीला थोता पूछ, अरे थोता भी होता है, नीला थोता, सफेद थोता, हरा थोता। क्या चीज? ये होता है भैया, ठीक है। Na2B4O7, CaOCl4 ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहां 4 दिख रहे हैं ना, ये 4 वाला तो नहीं होता। CaOCl3 3 वाला भी नहीं होता। कौन सा होता है? 2 वाला होता है। तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र भी है। सही है क्या? किस किस का सही है? ठीक है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।